डियर स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज जो हम पढ़ना चाहते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रिलेशनशिप बनता है उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। अगर हैलोजन जो होते हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हैलाइड्स। कार्बन के कार्बाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के नाइट्राइड्स होते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नोन एज ए हाइड्राइड्स। और व्हाट इज हैलाइड्स? हैलाइड्स क्या होते हैं? तो इसे हम डिफाइन करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हैलाइड्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन एक हैलोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इसे आप हैलाइड्स कहते हैं। PCl3 एक हैलाइड्स है, MgCl2 एक हैलाइड्स है, कैल्शियम क्लोराइड जो होते हैं ये हमारे पास एक हैलाइड्स है, NaCl एक हैलाइड्स है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है ये भी हमारे पास एक हैलाइड्स है। लेकिन अगर आपने HOCl हाइपोक्लोरस एसिड को लेते हैं तो ये एक हैलाइड्स नहीं है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, जिसके अंदर 3 एटम है, एक हैलोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास KClO3 पोटाशियम पर क्लोरेट आता है तो ये भी हमारे पास हैलाइड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 एटम है, 1, 2 और 3 इसके अंदर एटम आ जाते हैं। या हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड है, दैट इज नॉट हैलाइड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर 3 एटम्स होंगे तो वो हैलाइड नहीं होंगे। तो हैलाइड के लिए शर्त होती है कि एक हैलोजन होगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट्स होगा। अब टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स की कितनी अकसाम होती हैं? तो बॉन्डिंग के लिहाज से जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ हैलोजन कंपाउंड बनाता है उस बॉन्डिंग के लिहाज से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हैलाइड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आयनिक हैलाइड्स। पहले आयनिक हैलाइड्स होते हैं। आयनिक हैलाइड्स क्या होंगे? अगर हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद मेटल बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक हैलाइड्स। जैसे NaCl है, MgBr2 है, पोटेशियम आयोडाइड है, सीजियम फ्लोराइड, तो ये हमारे पास आयनिक हैलाइड्स होते हैं। आयनिक हैलाइड्स की कुछ खुसूसियात कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इनकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप इन्हें आयनिक हैलाइड्स को सॉलिड स्टेट के अंदर लेते हैं तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप इन्हें फ्यूज फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ले रहे होते हैं देन दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। आयनिक हैलाइड जो होते हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा हैलाइड्स कितना ज्यादा होगा। तो एक इसकी इंपॉर्टेंट शर्त ये होती है, अगर दो एलिमेंट्स, एक जो हैलोजन है और दूसरा जो अल्कली मेटल होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होगा तब वो हमारे पास आयनिक हैलाइड्स होंगे। अगर 1.7 से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता जाएगा आयनिक करैक्टर उतना ज्यादा उसके अंदर आता जाएगा। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, अल्कली मेटल्स है, लिथियम है, ये हमारे पास लिथियम आ जाएगा, फिर ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये हमारे पास फ्रांसियम है। तो हाल ही ने की रब से फरियाद, ये आपने इसे याद कर लेना है। अब ये जो लिथियम होता है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 0.98 है। अब सोडियम की जो होती है ये 0.93 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पोटाशियम की जो है ये 0.86 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी 0.82 आ जाती है। इसकी जो होती है ये 0.7 के करीब आती है और इसकी भी तकरीबन 0.7 के करीब ही है। और क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए हम इसे नहीं ले रहे, तो हम सीजियम को ले रहे हैं। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपने इस ग्रुप को याद करना है, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना इंतहाई आसान है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की 1.5 होगी, बोरान की 2 हो जाएगी, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की जो होती है नियर अबाउट टू 4, ये 4 के बराबर है।
फिर ये क्लोरीन आएगा, फिर हमारे पास ब्रोमीन है, फिर हमारे पास जो होगा वो आयोडीन है। अब क्लोरीन जो होती है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 3.1 है, और ब्रोमीन की जो होगी ये 2.9 है, और आयोडीन की 2.6 है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर आप इससे निकालते हैं तकरीबन ये 3.1 के बराबर आएगा। अगर हम सीजियम को देखें तो सीजियम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है सीजियम और फ्लोरीन का, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये 0.7 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये 4 है, तकरीबन ये 3.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिनका आ रहा है वो आपके पास सीजियम फ्लोराइड है। तो सीजियम फ्लोराइड जो होता है ये मोस्ट आयनिक करैक्टर शो करता है। सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर जो होता है वो सीजियम फ्लोराइड का हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर है। अगर किसी बॉन्ड के अंदर जो है इसके अंदर जो आयनिक करैक्टर होगा ये 93% आयनिक करैक्टर जो है वो सीजियम फ्लोराइड के अंदर मौजूद होगा। लेकिन अगर आप सोडियम फ्लोराइड को देखते हैं तो इसका आयनिक करैक्टर जो है वो 80% के करीब होता है। फ्लोराइड का सीजियम फ्लोराइड के अंदर जो आयनिक करैक्टर है वो 93-92% इसके अंदर आयनिक करैक्टर है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर जो है वो सीजियम फ्लोराइड का है। अगर सोडियम फ्लोराइड को देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 80% के करीब इसके अंदर आयनिक करैक्टर होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो होता है अगर सोडियम क्लोराइड देखें तो इसके अंदर जो आयनिक करैक्टर होगा वो 72% ये आयनिक करैक्टर है, और तकरीबन 28% इसके अंदर जो है ये कोवलेंट करैक्टर है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अक्सर क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के अंदर नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, कोई बॉन्ड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं है। क्यों? अब इसकी रीजन ये है कि एक तो ये है कि सीजियम ने जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देने हैं ये मुकम्मल तौर पर फ्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, फिर ये जो है वो कोवलेंट करैक्टर आ सकता है। या अगर ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 के बराबर आ जाए और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के बराबर इन दोनों का फर्क रहे, फिर हमारे पास 100% आयनिक बॉन्ड हो सकता है, और सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड जो है वो 93% है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आयनिक करैक्टर किधर से किधर बढ़ रहा है और किधर कम हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लिथियम क्लोराइड होता है ये कोवलेंट करैक्टर रखता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो होगा ये भी हमारे पास आयनिक करैक्टर है। ये पोटेशियम क्लोराइड होगा ये आयनिक करैक्टर है, फिर ये रुबिडियम क्लोराइड है, फिर ये सीजियम क्लोराइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लिथियम होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये 887 डिग्री सेंटीग्रेड है, 887 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ये जो सोडियम क्लोराइड होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को देखते हैं तो इसका 139 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे ये मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, लेकिन ये जो लिथियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप के अंदर सबसे कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर आता है। ये आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। कि पॉलीमेरिक हैलाइड क्या होते हैं इनकी तरफ। अब पॉलीमेरिक हैलाइड वो होते हैं ये आमतौर पर इंटरमीडिएट करैक्टर होता है पॉलीमेरिक हैलाइड का बिटवीन आयनिक हैलाइड्स एंड कोवलेंट हैलाइड। पॉलीमेरिक हैलाइड्स वो होते हैं इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड with a less electropositive element like beryllium, gallium, aluminium जो होते हैं less electropositive element के साथ जब ये अटैच होता है तो जो हैलाइड्स बनते हैं इन्हें आपने पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स जो होते हैं दे आर पार्शियली आयनिक बॉन्डिंग, इनके अंदर जो है जुज़वी तौर पर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये इसके बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 होती है। अब 3 क्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो एक बॉन्ड ये बन गया, दूसरा बॉन्ड ये बन गया, और तीसरा बॉन्ड हमारे पास ये बन गया। तो ये जो कंपाउंड बन जाता है इसे हम कहते हैं AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा ये पॉलीमेरिक हैलाइड होता है। अब ये जो पॉलीमेरिक हैलाइड होगा ये एक लेयर्स की स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेयर्स की स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब ये एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन हमारे पास इधर अटैच है, एक क्लोरीन इधर अटैच है, एक क्लोरीन हमारे पास इधर अटैच है।
अब होता क्या है कि एक और AlCl3 होगा, ये एक AlCl3 है, एक क्लोरीन इधर है और ये हमारे पास AlCl3 का एक मॉलिक्यूल हमारे पास है जो कि एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हम इससे बनाएंगे। और ये AlCl3 एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगी। और ये जो क्लोरीन होती है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर्स मौजूद हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा। ये एक और AlCl का मॉलिक्यूल है, AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है AlCl3 दैट इज आल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसे आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शदीद जरूरत होती है। तो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कबूल करने के लिए ये आपस में इंटर बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी ये क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस एल्यूमिनियम को दे रहा है ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। ऐसे ये क्लोरीन जो होती है वो ये जो है वो इस एल्यूमिनियम को अपना एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहा है। इस तरीके से ये हमारे पास एक लेयर की स्ट्रक्चर बन जाती है जहां पे ये क्लोरीन जो होगी दैट एक्ट एज ए ब्रिज, ये आमतौर पर एक ब्रिज का काम कर रही है और इसीलिए आप इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दे आर यूज्ड इन ए लीवस एसिड, इन्हें आमतौर पर लीवस एसिड का नाम भी दिया जाता है। ये लीवस एसिड है। लीवस एसिड क्या होते हैं? एक ऐसी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को कबूल करने की सलाहियत रखती हो उसे हम लीवस एसिड कहते हैं। दे आर मोस्टली यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर और फ्रीडल क्राफ्ट रेसाइलेशन के अंदर इसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोवलेंट हैलाइड्स। अगर ग्रुप नंबर 4 को देखा जाए तो ग्रुप नंबर 4 के अंदर ये खसूसियत होती है, ये कार्बन सिलिकॉन है, ये जर्मीनियम, टीन और लेड है। अब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की खसूसियत शुरू हो जाती है। तो ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो जैसे कार्बन है, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब 4 फ्लोरीन या क्लोरीन इसके साथ मिलती हैं और इस तरीके से कार्बन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड। अब इसे हम डिफाइन करते हैं कि क्या होगा। कोवलेंट हैलाइड दोज एटम्स इन विच फ्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू अदर एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हेलोजन एटम जो होता है वो दूसरे एटम से मिलता है तो इसे आपने कोवलेंट हैलाइड कहते हैं। या इसे हम डिफाइन करते हैं, अगर हेलोजन एटम दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो मिलता है बाय फॉर्मिंग दी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए, तो सच हैलाइड्स आर कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड्स। तो ये कोवलेंट हैलाइड्स कहलाते हैं। कोवलेंट हैलाइड्स क्या होते हैं? ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। इनके अंदर आमतौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो गैसेस, लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड्स जो होते हैं उसकी शक्ल में ये आमतौर पर मिल रहे होते हैं। अब आमतौर पर इनकी साइज ये डिपेंड करते हैं हेलोजन एटम के साइज पे, पोलराइजेबिलिटी पे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जानते हैं पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होती है। मसलन फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी कम होती है जबकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए इनके जो कंपाउंड्स होंगे इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। जिस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल होगा इसके अंदर अब हम ट्रेंड देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो होता है वो कोवलेंट होगा, हैलाइड बनाएगा, कौन सा जो है वो आयनिक हैलाइड बनाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। मसलन ये जो हमारे पास कोवलेंट करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर जो होगा वो किसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। मसलन अगर एक एलिमेंट आपको दिया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे लिथियम क्लोराइड हमें बताया जाता है, तो लिथियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 887 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर सोडियम क्लोराइड हमें बताया जाता है तो इसका 1084 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमसे पूछा जाता है बताएं इनमें से कोवलेंट करैक्टर किसका है और आयनिक करैक्टर किसका है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो हमेशा आयनिक होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो हमेशा कोवलेंट होगा। तो कोवलेंट करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के, कि जिनके अंदर कोवलेंट हैलाइड्स होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सेकंड जो चीज हमारे पास आती है कि ये जो कोवलेंट करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
solubility in water, solubility in water, यानी जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये पानी के अंदर, कोवलेंट हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल तो होते हैं लेकिन कम, लेकिन जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयनिक हैलाइड्स जो होते हैं, आयनिक हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर पानी के अंदर कोई हैलाइड ज्यादा हल हो रहा है तो वो आयनिक होगा, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम है तो वो कोवलेंट हैलाइड्स होगा। फिर हमारे पास एक अहम चीज आती है कि ये इस चीज को हम कहते हैं फेजेंस रूल, फेजेंस रूल हमें बताता है, तो फेजेंस रूल से भी हम कोवलेंट कैरेक्टर को जो है वो निकाल सकते हैं। तो फेजेंस रूल क्या होता है, फेजेंस रूल, तो फेजेंस रूल हमारी मदद करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन ए हैलाइड, किसी भी हैलाइड कंपाउंड के अंदर ये हमारी कोवलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए मदद करता है। अब इसकी क्या बात होती है, तो ये हमारे पास एक इसका फार्मूला है कि कोवलेंट कैरेक्टर, ये जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटाइन, साइज ऑफ एनाइन, कि अगर एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है वो ANF है, सोडियम फ्लोराइड है, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास सोडियम आयोडाइड है, तो किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर ये जो हैलोजन है इसका साइज कम है, तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम है। अब इस आयन के अंदर ये जो हैलाइड आयन है इसका साइज बड़ा है, और यही हमें फेजेंस रूल बताता है कि अगर एनाइन का साइज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो सोडियम आयोडाइड हैज ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि कोवलेंट कैरेक्टर, ये जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन के कोवलेंट कैरेक्टर जो होगा वो कैटाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर दो मुख्तलिफ कैटाइन है और एक देखें, जैसे हमारे पास आ जाता है लिथियम क्लोराइड, ये एक कैटाइन है, दूसरा आ जाता है सोडियम क्लोराइड। अब वो पूछता है इन दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है, तो ये हमें बता रहा है कि अगर साइज का कैटाइन छोटा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो लिथियम क्लोराइड के केस में लिथियम का साइज छोटा है तो दैट हैज ए कोवलेंट कैरेक्टर, सोडियम का साइज ज्यादा है तो इसके अंदर जो आपके पास आ जाता है वो आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। अब ये क्या चीज होती है, तो आमतौर पर ये जो कैटाइन होता है इसके अंदर एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर। ये क्या होगी, ये देखिए ये हमारे पास एक कैटाइन है, कैटाइन का साइज हमेशा छोटा होता है, और ये हमारे पास एक एनाइन है, एनाइन का साइज जो होता है ये एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, एनाइन का साइज जो है ये बड़ा है। अब इस कंपाउंड को आप देखें तो इट हैज नो पोलराइजेशन, इसके अंदर नो पोलराइजेशन, कि इस कंपाउंड के अंदर हमें कोई भी पोलराइजेशन नजर नहीं आ रही। पोलराइजेशन किसे कहते हैं कि आमतौर पर इस कैटाइन की ये खसूसियत होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास एक कैटाइन है और ये हमारे पास एक एनाइन है। अब ये कैटाइन जो होता है वो इस एनाइंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये एनाइन जो होता है ये पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड मीन कि इसके नेगेटिव आयन जो होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनोड कैटाइन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैटाइन इनको अपनी तरफ खींचता है। इस तरीके से इस एनाइन की जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, एक रेगुलर शेप की बजाय वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और ये जो कैटाइन है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं खींच सकता, बल्कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब वो शेयरिंग करना शुरू कर देता है, और जिस बॉन्ड के अंदर भी शेयरिंग आना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये जो एनाइन है ये अब पोलराइज हो गया है, यानी इसके जो नेगेटिव आयन है वो इधर चले गए हैं और पॉजिटिव आयन जो है वो एक तरफ चले गए हैं, तो ये पोलराइज हो गया है। और यही हमें बताना चाहता है फेजेंस रूल, अगर पोलराइजेशन कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है कोवलेंट कैरेक्टर, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन। तो कोवलेंट कैरेक्टर जो होगा ये पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है तो कोवलेंट करैक्टर उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा। अब ये आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर ये दोनों सिमेट्रिकल है, इसके अंदर कोई भी पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कैटाइन ने एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया। इस तरीके से ये जो एनाइन का है ये डीफॉर्म्ड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इस अमल को आप पोलराइजेशन कहते हैं और इस कैटाइन की इस ताकत को पावर ऑफ पोलराइजेशन पावर का नाम देते हैं और एनाइन की इस ताकत को आपने पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एनाइन जो होता है वो कैटाइन के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकता क्योंकि कैटाइन का साइज कम होता है और एनाइन का साइज जो होगा वो ज्यादा होगा। अब पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोलराइजेशन जो होती है वो कैटाइन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। मतलब अगर कैटाइन का साइज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी और कोवलेंट करैक्टर भी उसके अंदर उतना ज्यादा आ जाता है। अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे है अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हम कोवलेंट करैक्टर को देखना चाहते हैं, जैसे मोर देन वन हेलाइड। ऐसे कंपाउंड जो एक से ज्यादा हेलाइड बना सकते हैं तो उनके अंदर आप पोलराइजेशन को देखते हैं। मसलन हमारे पास PbCl2 भी है और PbCl4 भी है। इसे हम कहते हैं प्लम्बस क्लोराइड, इसे हम कहते हैं प्लम्बिक क्लोराइड। अब हमसे पूछते हैं इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कोवलेंट हेलाइड है, कौन सा जो है वो आयनिक हेलाइड है। हम देखेंगे कि कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो साइज ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें जो कैटाइन है इसका चार्ज ज्यादा है, स्मॉल साइज है, और पोलराइजेशन या कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कैटाइन का साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज का कैटाइन होगा, तो वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर रखता है, ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। तो ये PbCl पॉजिटिव है, यानी इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर +4। तो कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो कैटाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये साइज छोटा है तो इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और इसका साइज जो है वो लार्ज है, इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? कम होगा। तो ये कोवलेंट हेलाइड होगा, ये आयनिक हेलाइड होगा। ऐसे आप कह सकते हैं स्टेनस क्लोराइड होगा और स्टेनिक क्लोराइड होगा। तो ये हमारे पास कोवलेंट करैक्टर रखता है और ये हमारे पास जो होगा वो आयनिक करैक्टर रखता है। अब हमने इसी चीज को पीरियोडिक टेबल के अंदर देखनी है, ग्रुप और पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे ग्रुप के अंदर देखते हैं। तो हमारे पास अगर ये फ्लोरीन है तो एल्यूमिनियम एक मेटलॉइड्स के जरिए हम इसकी कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं, AlF3 होगा, ये हमारे पास AlCl3 आ जाएगा, ये हमारे पास AlBr3 आएगा, इसे हम कहते हैं AlI3। तो ये आयोडाइड। अब हमसे पूछा जाता है बताएं जी कि किसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है और किसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो कोवलेंट करैक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। ये एनाइन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैटाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसे देख सकते हैं। अब ये जो फ्लोरीन है इसका साइज कम है, अब ये आयोडाइड, अब इसमें कैटाइन सेम हो गया। अगर सब के अंदर आप देखें इट हैज द सेम कैटाइन, इनके अंदर कैटाइन तो सेम है, यानी ये +3 एल्युमिनियम +3 अगर कैटाइन सेम है तो अब हम जिस चीज को देखना चाहते हैं वो हमारे पास हैलोजन्स होंगे। तो ये जो फ्लोराइड आयन है इसका साइज छोटा है और ये जो आयोडाइड आयन है इसका साइज बड़ा है। तो हमारा कोवलेंट करैक्टर जो है वो साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे इसमें एनाइन का साइज छोटा है इसलिए ये आयनिक होगा, इसके अंदर एनाइन का साइज ज्यादा है तो ये आपके पास कोवलेंट है। तो ये आपके पास फेयरली आयनिक कंपाउंड, ये जो एल्युमिनियम फ्लोराइड होगा ये फेयरली आयनिक हेलाइड होगा, ये एक आयनिक हेलाइड है। और ये जो एल्युमिनियम आयोडाइड होगा दैट इज ए फेयरली कोवलेंट, ये बिल्कुल एक कोवलेंट हेलाइड है, कोवलेंट हेलाइड हमारे पास बनेगा। सेकंड थिंग जो हमने देखी थी कि कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास सबसे ज्यादा होता है और इसका जो एल्युमिनियम इसका तकरीबन 1290 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होगा एल्युमिनियम फ्लोराइड का। अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो कोवलेंट करैक्टर कम होता है। तो ये हमारे पास आयनिक हेलाइड होगा, इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर कम है। अगर एल्युमिनियम आयोडाइड को देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली
198 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम आयोडाइड जो होगा ये हमारे पास एक फेयरली कोवलेंट हैलाइड है। इन पीरियड के हैलाइड करैक्टर पीरियड के अंदर क्या होगा इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड पीरियड आ जाता है, नाम मगर अली सिप्सी। अब ये हमारे पास जो है पीरियड नंबर 3 आता है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास NaCl बनेगा, ये MgCl2 बनेगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ये SiCl4 बनेगा, ये हमारे पास PCl3 या PCl5 बनेगा, और ये सल्फर मोनोक्लोराइड। ये जो NaCl होगा ये हमारे पास प्योरली आयनिक कंपाउंड है, दैट इज ए प्योर आयनिक। ये प्योरली आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आ जाता है। और इसके बाद ये हमारे पास जो है ये पार्शली जो है वो आयनिक हैलाइड होंगे, ये हमारे पास कोवलेंट हैलाइड होंगे। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है 1.7 से कम होता है, इसलिए भी ये कोवलेंट हैलाइड होते हैं। या अगर हैलोजन जो होते हैं वो दूसरे नॉन मेटल के साथ मिले हुए हों और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो अगर बहुत कम आ रहा होता है तो सच हैलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड्स। तीसरी जो अहम बात होती है वो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट 805 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 805 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारे पास 715 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो 192 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नियर अबाउट मेल्टिंग पॉइंट है। फिर हमारे पास 85 है। ऐसे ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम जानते हैं कि कोवलेंट करैक्टर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे तो कोवलेंट करैक्टर जो होगा वो कम होगा। तो ये हमारे पास फेयरली आयनिक है और लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए हमारे पास आयनिक करैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपने इतनी सी बात देखनी है कि अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो आयनिक हैलाइड होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो कोवलेंट हैलाइड होगा। फिर आपने साइज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ एनाइन देखना है। अगर एनाइन का साइज जितना ज्यादा होता जाएगा वो कोवलेंट करैक्टर आता जाएगा, और अगर कैटाइन का साइज जितना कम होता जाएगा वो आयनिक करैक्टर उसके अंदर आता जाएगा। उम्मीद है कि आपको हैलाइड जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।